गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग साइंस एनसीईआरटी बुक का चौथा टॉपिक कैन मैटर चेंज इट्स सब्सटेंस, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ जो हमने लास्ट में कुछ वीडियोज़ में पढ़ा चैप्टर 1 में ही। तो सबसे पहले बेसिकली हमने फर्स्ट टॉपिक में मैटर देखा, मैटर क्या होता है, मैटर का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी। इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स देखे मैटर के, कि मैटर के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। और जो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी वो ये थी कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस कितना होता है। इसके बाद जो हमने थर्ड टॉपिक डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हमने ये देखा था कि जो पदार्थ होते हैं उनकी अलग अलग अवस्थाएं कैसे होती हैं, किस बेसिस पे होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द लास्ट वन गैसियस स्टेट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सब डिटेल में जाना था। सारी वीडियोस की जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे ही दूँगा। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है चौथा, वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो इसी क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल में, इसी का आंसर जानने के लिए हम इसको पूरे डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये हम पहले से ही जानते हैं, हमने लास्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन में देखा है और हमने अपने आसपास भी देखा होगा कि वाटर जो है हमें तीनों ही स्टेट में मिलता है। वाटर जो हमारा एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, लिक्विड मैटर, लिक्विड सब्सटेंस, वो हमको तीनों ही स्टेट में मिलता है। पहली स्टेट सॉलिड जो कि हमारे आइस के फॉर्म में मिलती है। सेकंड स्टेट जो होती है वो लिक्विड होती है, द्रव, जो कि हमारे फैमिलियर है, नॉर्मली वाटर के ही रूप में मिल जाती है। एंड द लास्ट और थर्ड जो है हमारी गैस, जो कि हमें वाटर वेपर के रूप में मिलती है। सो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, कि जो मैटर हैं वो किसके दौरान अपनी जो स्टेट है, अपनी अवस्था है, उसको चेंज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और जब पार्टिकल्स अपनी स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं, या जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी स्टेट को, अपनी अवस्था को जब एक से दूसरी में पहुंचाते हैं, तो कहाँ पर चेंजेस आते हैं और किस तरीके से चेंजेस आते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमको यहाँ से 2 मिलते हैं। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इज़न्ट इट। तो हमें इसमें यही डिस्कस करना है, क्या इन दोनों क्वेश्चंस को, जब हम इतनी डीपली साइंस को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हमको ये पता नहीं होना चाहिए कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, स्टेट्स हैं, हम सॉलिड, क्योंकि दुनिया जो जितने भी मैटर हैं अपने आसपास जो भी है वो सब मैटर है, जो भी है हम जो देख सकते हैं वो मैटर है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैसियस स्टेट में हो, लेकिन किसी ना किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट करता ज़रूर है। तो क्या हमको ये जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, या ये हमारे से किसी ने कभी पूछ लिया कि आप ये जो स्टेट्स हैं कैसे चेंज होती हैं, या इनके पीछे का कारण क्या है, किस तरीके से चेंज होती हैं, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर पता होना चाहिए हर एक साइंस स्टूडेंट को। और वो 9th क्लास अब आ चुकी है कि जब आपको इन सब के आंसर धीमे धीमे एलेबोरेट करने होंगे, क्योंकि 8th तक तो आपने सब कुछ ऐसे ही पढ़ लिया था रट के। अब आपको चीज़ें समझनी है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस यही देखने वाले हैं और इसी के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जो अवस्थाएं हैं उसके, वो 2 फैक्टरों पे डिपेंड करेगी जब वो चेंज होगी। पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, कि टेम्परेचर के चेंज होने पर जो सॉलिड स्टेट है, जो लिक्विड स्टेट हैं, जो गैसेस स्टेट्स हैं, या जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं हमारी सारी, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और इसी तरीके से प्रेशर के चेंज होने पर हमारा क्या प्रभाव, क्या इफ़ेक्ट तीनों ही स्टेट पर पड़ता है। तो जो पहली हमें डिस्कस करनी है वो ये है इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के चेंज होने पर, उसके तापमान में चेंज होने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी पदार्थ की अवस्था पर।
है ना, किसी भी मैटर के चेंजेस होने पर। ठीक है, तो उसमें हमारी पहली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.12, इसमें हमको क्या करना है, एक्टिविटी से ही डिस्कस करते हैं, इसी से सब चीज़ें निकल के आएंगी। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर 1.6। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 150 ग्राम 150 ग्राम आपको एक बर्फ़ ले लेनी है और उसको एक बीकर में डाल देना है, और उसमें हमको एक लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसको भी डाल देना है। ठीक है, और ये देखना है कि इस तरीके से रखा होना चाहिए वो कि जो थर्मामीटर है वो आइस के कांटेक्ट में बना रहे। तो आपको इस फिगर में भी ये क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा थर्मामीटर है वो बिल्कुल भी जो आइस है उसके बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। हमको क्या करना है कि इसको धीमे धीमे स्टार्ट कर देना है हीट करना। ठीक है, किस पे, लो फ्लेम पर। उसके बाद हमको टेम्परेचर नोट करना है, जब हमने आइस ली थी, आइस को मेल्ट करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमें टेम्परेचर को तब नोट करना है जब हमारा आइस होगा वो कन्वर्ट होगा वाटर में। इसके बाद इसको रिकॉर्ड करना है, इस ऑब्जर्वेशन को, जो टोटल ऑब्जर्वेशन हम करेंगे इसको रिकॉर्ड करना है जब तक कि हमारा जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता एक सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक ग्लास रॉड भी डाल देंगे बीकर में, और फिर उसको हीट करना चालू करेंगे, और जब तक हीट करते रहेंगे, जब तक हम उसको स्टिर करते रहेंगे वाटर को, जब तक वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टायरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसमें ग्लास रॉड तो हमने बीकर में डाल ही दिया है और उसको हीट करना चालू कर देंगे और स्टिर भी करेंगे साथ साथ ग्लास रॉड की हेल्प से, जब तक हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता। अब हमको क्या करना है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। जब तक हमको अपनी आँखों को बिल्कुल उस पर फोकस करके रखना है थर्मोमीटर पर की रीडिंग पर, जब तक हमारा ज़्यादातर पानी वेपराइज नहीं हो जाता, ज़्यादातर पानी उड़ नहीं जाता है। ठीक है, इसी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है जब तक कि हमारा जो वाटर का कन्वर्जन है लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो गाइज, इसमें ही हमने दो एक्टिविटी देख रहे हैं बेसिकली, जिसमें 1.12 एक्टिविटी में ये दो पार्ट हैं। एक में हम देखेंगे कि जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस ऑब्जर्वेशन को देखना है, और साथ ही फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा हम उस एक्टिविटी में ये डिस्कस करेंगे और ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जब हमारा लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तब तक का पूरा ऑब्जर्वेशन हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसी एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो on heating the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. So जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे सॉलिड के, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगी। ठीक है, जब वो इंक्रीज़ होना चालू होगी तो जो स्पीड होगी पार्टिकल्स की वो भी बढ़ जाएगी, और जो पार्टिकल्स होंगे वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो हम एनर्जी सप्लाई करा रहे हैं, जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी सप्लाई करा रहे हैं वो क्या होगी, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी फिक्स पोजीशन से लीव होना चालू हो जाएंगे। मतलब जो पार्टिकल्स थे सॉलिड स्टेट में, जो आइस थी उसके जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल फिक्स पोजीशन में थे, क्योंकि सॉलिड जो हमने देखा है कि उसकी जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वो बिल्कुल फिक्स होती है, वो अपनी एक फ़िक्स पोजीशन पे रहते हैं। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, अपनी पोजीशन से धीमे धीमे लीव होना चालू होंगे और फ्री होने की कैटेगरी में चले जाएंगे। वो चाहेंगे कि हम फ्री हो जाएं। ठीक है, और एक स्टेज आ जाएगी जिसमें जो हमारा सॉलिड होगा वो मेल्ट हो जाएगा और वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिसमें हमारी सॉलिड मेल्ट होकर, सॉलिड स्टेट जो है आइस की या किसी भी सब्सटेंस की, वो मेल्ट होकर अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाती है किसी भी पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की।
लेकिन बेसिकली उससे पहले एक टर्म आ रहा है इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो बेसिकली इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस बाय द एयर अबव इट एज ग्रेविटी पुल्स इट टू द अर्थ। तो वो फोर्स जो कि हमारी सरफेस पर लग रहा है, किसी भी सब्सटेंस है जो सॉलिड सब्सटेंस है उसकी सरफेस पर लग रहा है एयर के द्वारा, किस लिए? उसको अपनी तरफ खींचने के लिए ग्रेविटी, जो हमारी ग्रेविटी है अर्थ से जो पुल कर रही है उसको खींचने के लिए जो प्रेशर लगा रही है, जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वही हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? एयर के द्वारा लग रहा है, इसीलिए हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं, क्योंकि बेसिकली जो एयर है वो किस में है? एटमॉस्फेयर में ही तो है, इसी वजह से हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सो हमारा वो टेम्परेचर जब कोई भी सॉलिड स्टेट जो है वो मेल्ट होकर पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस पॉइंट पर आके, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, इसके बाद आता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, इसको नोट करिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, वो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा है या फिर किसी भी सब्सटेंस की कितनी कम है, जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है उसका। सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें कि मैं मानता हूँ मैंने 4 बॉयज़ लिए और उन चारों को मैंने कहा कि तुम भागना स्टार्ट करो। ठीक है, और जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम भागोगे। ठीक है, जब तक तुम भाग सकते हो भागो। अब चारों ने भागना चालू किया, उसमें से पहला वाला 10 मिनट बाद ही ढेर हो गया, तीसरा वाला 5 मिनट बाद ही हो गया, और चौथा वाला 1 घंटे तक भागा, और दूसरा वाले ने 1.5 घंटे तक खूब तेज़ी से वो भागता रहा। तो बेसिकली हम जो इन मैग्नीट्यूड निकल के आया 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे वाला जो बच्चा है हम उसको क्या कहेंगे? वो सबसे ज़्यादा फिट है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी जो जितने टाइम में वो भागा, जितना 1-1.5 घंटा वो भागा, उसी से हमने आइडेंटिफाई किया कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और हमने उसी बच्चे की जो सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट भाग पाया था, उसी से हमने आइडेंटिफाई किया कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी वीक है या कितनी स्ट्रॉन्ग है जो सेकंड वाला भागा था। सो बेसिकली ये भी यही पॉइंट कह रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच की स्ट्रेंथ कितनी है। इसके बाद आता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, वो होता है 273.16 केल्विन। तो बेसिकली ये आइस की स्ट्रेंथ बता रहा है कि 273.16 केल्विन, ये उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच की, ये उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि इतना हमको टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूज़न। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आती है फ्यूज़न, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो हमारी स्टेट है, सॉलिड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। ठीक है, क्योंकि हमने 2 टर्म पढ़े हैं फिज़िक्स के, उसमें भी फ्यूज़न और फिज़न। बेसिकली फ्यूज़न का मतलब वहाँ पर भी क्या होता है? टूटना, है ना, कि जब कोई भी चीज़, जो भी कोई भी पार्टिकल्स हमारा टूटने लग रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? फ्यूज़न बोलेंगे। और अगर कोई भी पार्टिकल जो है हमारा वो जुड़ रहा है, ठीक है, वो हमारा कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? फिज़न। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म रहते हैं वहाँ पर, और उसका फ्यूज़न का मतलब भी यहाँ पर सेम है। अब इसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात आती है, और एक अमेजिंग फैक्ट भी निकल के आता है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ठीक है, तो जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखेंगे कि जो सॉलिड है हमारा जब मेल्ट हो रहा होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा सेम रहेगा। तो ये जो हीट हमने दी इतनी सारी, वो गई कहाँ? ये क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ गई।
इसका आंसर हमने ऑब्जर्वेशन में ये मिला कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो मेल्ट हो रहा था तो जो टेम्परेचर था सिस्टम का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जब तक कि वो हमारे मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच गया। कैसे कि जब तक मैं बात करूं शुरू में बिल्कुल हमारा जो टेम्परेचर था आइस का वो था 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमने उसको मेज़र किया, जब हमने उसको नोट किया तो वो था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, उसको स्टार्ट किया हीट करना। जब मैं हीट करने लग जाऊँगा तो हीट करते 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 जब तक वो अपनी मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएगा, मतलब अगर मैं केल्विन की बात करूँ तो 273.15 और या फिर मैं सेल्सियस में बात करूँ तो 100 सेल्सियस, ठीक है, जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। कि हमको ये लगता होगा ना कि 0 से 100 जा रहा है तो 0, 1, 2, 3 और फिर 20, 25 और बढ़ते 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 तब जाके 100 तक पहुंचता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हमको शुरू से 0 दिखाएगा और जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो 0 ही रहेगा और उसके बाद तुरंत 100 पे पहुंच जाएगा। तो ये जो बीच का स्टेट था 0 से 100 के बीच की जो कड़ी थी वो कहाँ गई, ठीक है, हम उसको कहाँ पे चली गई वो हीट, वही डिस्कस करेंगे। तो हमने ऑब्जर्व किया था ये चीज़, दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। वही कि ये क्या हो रहा था कि जब तक हम कंटिन्यू हीट कर रहे हैं बीकर को, हम कंटिन्यू उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, तब भी जाकर उसका कोई भी टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आ रहा। दिस हैपन्स गेट अस अप इन चेंजिंग द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जितनी भी एनर्जी है हमारी, हम बात करें जो जितनी भी बीच की एनर्जी लगी वो कहाँ चली गई, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, उसको ख़त्म करने में लगी रही, उसमें बिजी हो गई, ठीक है, कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच का सॉलिड स्टेट में वो फिक्स पोजीशन पे थे। तो अब उसको जब तक हमको लिक्विड स्टेट में पहुंचाना है अगर, तो उसके पार्टिकल्स को हमको दूर दूर करना होगा। लिक्विड स्टेट में जैसे दूर दूर होते हैं, ठीक है, उसको दूर दूर करने के लिए हमने हीट प्रोवाइड कराई है। तो जितना भी हमारा टेम्परेचर, जितनी भी हमारी हीट लग गई वो उसको दूर दूर करने में लग गई, ठीक है। एज दिस हीट ऑफ एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इसी वजह से जो हीट एनर्जी होती है वो जितनी भी आइस होती है वो ऑब्जर्व करती रहती है और कोई भी हमारा जो टेम्परेचर में जो थर्मामीटर है उसमें भी कोई भी टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता, ना तो वो राइज होता है, फॉल्ट होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यू दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। इसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो है लेटेंट हीट। सो अब क्या हुआ, इसका तो मतलब यही हुआ, हम इसको यही कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारी हीट थी वो कहीं जाके छुप गई, हमें तो वो दिखा नहीं ना, क्योंकि अगर वो हमारा टेम्परेचर शो हो जाता थर्मोमीटर में, हम कह सकते थे कि देखिए ये वेरिएशन है और हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से सीधे 100 पहुँच रहा है, तो बीच की एनर्जी कहाँ गई, तो वो एक तरीके से हमको ऑब्जर्वेशन मिली ही नहीं, तो वो हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल हिडन हो गया, ठीक है, उस बीकर में ही, जो बीकर में पड़ा था उसके कंटेंट में जाके हिडन हो गया। इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। क्यों, क्योंकि जो लेटेंट का मतलब है वो क्या है, बेसिकली हिडन। लेटेंट का मतलब ही हिडन है, तो इसलिए हमने उसको लेटेंट हीट में बोल दिया, मतलब हिडन हीट। जो हमारी हीट छुप गई उसको हमने ये नाम दे दिया। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पर ये कन्वर्ज़न हो रहा है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, वो हमने डिस्कस किया है पहले ही, वो क्या है, वो फ्यूज़न है ना, वो पार्टिकल्स का फ्यूज़न ही तो हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो टूट रहे हैं फिक्स पोजीशन से, एक उनके बीच में फिक्स पोजीशन से हट रहे हैं, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसमें हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसको अगर मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि वो अमाउंट हीट एनर्जी की जो 1 kg ऑफ सॉलिड के को कन्वर्ट करती है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के जितनी रिक्वायरमेंट होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी की, वही हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस
और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो इसी वजह से जो पार्टिकल होते हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है किसके कंपैरिजन में, आइस के कंपैरिजन में एक सेम टेम्परेचर पर। ठीक है, इसके बाद जो आता है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। सो गाइस, जो हमने एक्टिविटी 1.12 का बी पार्ट है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कैसे होता है या हम कैसे कर सकते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ जो हमने इसका ए पार्ट में डिस्कस किया था कि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया था, उसमें बीकर लिया था, बीकर में हमने आइस को पुट कर दिया था, 150 ml हमने आइस ले ली थी और उसको हमने फिर हीट करना चालू किया एक लो फ्लेम पर, है ना, उसको हीट करना चालू किया। अब जब हम उसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम उसको हीट करेंगे तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करना चालू हो जाएंगे और जब उनके बीच में वाइब्रेशन होने लगेगा एक हाई स्पीड से, तो क्या होगा, जो एनर्जी उसमें हमने सप्लाई करी है, ठीक है, वो क्या करेंगी, उस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सॉलिड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे कि जो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब कोई एक चीज़ स्टेशनरी रखी हुई है और एकदम से वाइब्रेशन हो जाता है तो वो चीज़ हिलने लगती है और हिलकर क्या होगा, वो अपनी पोजीशन से हटने लगती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थक्वेक। जी, आपने अर्थक्वेक में देखा होगा कि सब चीज़ फिक्स है लेकिन अचानक से अर्थक्वेक आ गया और आपने देखा होगा कि चीज़ें हिलने लगती हैं और ज़्यादा तेज़ आने पर क्या होगा, वो चीज़ें ना अपनी पोजीशन से थोड़ी बहुत अलग होने लगती हैं, हटने लगती हैं। तो हमको यही चीज़ सेम यहीं पर यह होगा कि जब हम उसको पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे हाई स्पीड से हीट करने पर, तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन से हटने लगेंगे और जैसे जैसे अपनी पोजीशन से वो लीव होने लगेंगे अपनी फिक्स पोजीशन से, और वो स्टार्ट होने जाएंगे फ्रीली मूव होना। ठीक है, और जैसे ही वो फ्रीली मूव होना चालू हो जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, मतलब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर जो सॉलिड हो जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा और वो एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो मिनिमम टेम्परेचर था वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हमारे लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है या फिर लिक्विड मटेरियल में चेंज हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद मेल्टिंग पॉइंट के बाद हमने एक बहुत ही बड़ा अमेजिंग फैक्ट देखा था कि जब हम उसको टेम्परेचर को नोट कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो था वो हमारा शुरू में दिखा रहा था। हमने हीट करने से पहले जब आइस का टेम्परेचर मेज़र किया था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस अपना दिखा रहा था, लेकिन जब हमने उसको हीट करना चालू किया तब भी वो 0 डिग्री सेल्सियस रहा जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच गया। मतलब जब तक जो आइस थी पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई, 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच गई, तब तक उस टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं आया। तो इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वो हीट कहाँ चली गई, कहीं तो जाएगी, क्योंकि हम अपनी अर्लियर क्लासेस में ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनर्जी होती है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारा बेसिक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे देखा कि जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, क्योंकि ना तो वो क्रिएट हो सकती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो हमने आइस में देखा कि जब हम उसको हीट कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली देखिए वो सॉलिड सब्सटेंस है तो उसकी फिक्स प्रॉपर्टी होगी कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो फिक्स पोजीशन पे होंगे। अब वो फिक्स पोजीशन पे हो और हमको अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें बेसिकली उनके पार्टिकल्स को क्लोज जो थे उनको दूर दूर करना पड़ेगा, तभी हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको हमने कंटिन्यू जब सप्लाई करी हीट, तो क्या होगा, जो उस हीट की वजह से जो चेंजेस आएंगे हमारी उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में जो चेंज लगेंगे उसी में ही हमारी सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो बेसिकली जो 0 से लेके 100 तक के बीच की कहानी थी, डिग्री सेल्सियस के बीच की जो कहानी थी, वो कहाँ लग गई, वो हमारे उस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करने में ही लग गई। इसी वजह से जो हमको टेम्परेचर में जो वेरिएशन था वो नहीं मिला।
ठीक है, वो 0 से डायरेक्ट हमको 100 पे जाके ही मिला। इसलिए हमने इसके लिए वर्ड भी यूज़ किया था लेटेंट, जिसका मतलब क्या था, हिडन। और इसी वजह से जो आइस थी, जो हमने एब्जॉर्प्शन देखा था हीट का, आइस का, बिना किसी भी टेम्परेचर में वेरिएशन को देखते हुए, इसी को हमने क्या कंसीडर किया था कि जो बीकर में कंटेंट है वो हिडन हो चुका है, जो उसकी हीट थी वो हिडन हो चुकी है, और हम उसको क्या बोल रहे थे, लेटेंट बोल रहे थे, क्योंकि लेटेंट का मतलब क्या था, हिडन। और इसीलिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करी थी जिसका नाम था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और वो क्या थी कि कोई इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एक किलो या 1 kg बोलें, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट करने में लगेगी लिक्विड स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है, उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाएगा। इसी वजह से जो हमारे पार्टिकल्स थे वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनको ज़्यादा एनर्जी लग रही थी एज़ कम्पेयर टू जो पार्टिकल्स हमारे आइस के थे उसी टेम्परेचर पे, ठीक है। इसलिए वाटर के टेम्परेचर में हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इतना डिस्कस करने के बाद अब हम इसी एक्टिविटी के जो बी पार्ट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है अब उसको हम गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो हमने उसके लिए सेटअप तैयार किया था, उसके लिए हमने क्या किया था, उसमें एक ग्लास रॉड को भी डाल दिया था। क्यों? क्योंकि हमने उसमें एक टेम्परेचर का के लिए थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर हम जिसको बोल रहे थे, और उसमें बीकर में हमने आइस तो ले ही रखी थी जो कि हमारी अब कन्वर्ट हो चुकी होगी वाटर में, और थर्मामीटर पहले से ही होगा। अब हम उसमें एक ग्लास रॉड को भी डाल देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे, वाटर जो होगा स्टार्ट करेगा बॉइलिंग होना, तो हमको स्टिर करने की ज़रूरत होगी, इसीलिए, ठीक है। अब व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. So, अब नेक्स्ट जो हमने इसके बाद क्या करना है, हमें दोबारा उसको हीट करना चालू कर देना है। अब जब हम उसको हीट एनर्जी देंगे वाटर को, तो जो पार्टिकल्स होंगे फिर से वो स्टार्ट कर जाएंगे मूव करना। क्यों? क्योंकि अब जो होगा वो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के बाद वो उनका जो मूवमेंट स्टार्ट होगा वो एक हाई स्पीड के साथ होगा। जो वाइब्रेशन होंगे, जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, अब उनके बीच में जो स्पीड होगी वो बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट में थी उससे भी ज़्यादा स्पीड में वो मूव करेंगे इधर से उधर। तो एक पर्टिकुलर किसी सर्टेन टेम्परेचर पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पार्टिकल्स जो होंगे उनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, सॉलिड में जब हमने लिक्विड को चेंज किया था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कम हुआ था, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमने लिक्विड की प्रॉपर्टी में ये डिस्कस किया है कि उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में जब लिक्विड स्टेट में होते हैं वो। लेकिन हमने गैसियस स्टेट में देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जब इतनी एनर्जी उन पार्टिकल्स को मिल जाएगी कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हैं, वो इधर उधर कहीं भी रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पर जाकर जहाँ पर ये सब हो गया कि पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब उनका कोई भी असर नहीं हो रहा है, उस पॉइंट पर हमारा जो लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में चेंज होना, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, वही जो मैंने बताया कि वो अब गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब वो टेम्परेचर जब लिक्विड हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बॉइलिंग जो है हमारा एक बल्क फिनोमेनन है। यहाँ पर हमारे दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो बल्क फिनोमेनन और एक हमारा आता है सरफेस फिनोमेनन, ठीक है। तो जो हमारा बॉइलिंग होता है वो हमारा बल्क फिनोमेनन होता है, और इवेपोरेशन जो आने वाली कुछ वीडियोस में या इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन, उसमें हम देखेंगे कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो एक हमारी सरफेस फिनोमेनन है। अब ये बल्क फिनोमेनन क्या है और सरफेस फिनोमेनन क्या है। सरफेस फिनोमेनन तो हम बाद में देखेंगे इवेपोरेशन के साथ, इसमें हम देखेंगे बल्क फिनोमेनन क्या होता है। को समझने के लिए कि जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमेनन है, हमको क्या करना पड़ेगा कि पार्टिकल्स ऑफ द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज टू वेपर स्टेट, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के वो बल्क में होंगे, ठीक है, और वो इतनी एनर्जी को गेन कर लेंगे कि वो अपनी वेपर स्टेट में पहुंच जाए।
इसका क्या मतलब है कि जो पूरा बल्क होगा, जो लिक्विड का पूरा बल्क होगा और जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो इंटीरियर हों चाहे वो सरफेस हों, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या, बेसिकली हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स के इंटीरियर पार्ट को भी और एक्सटीरियर पार्ट को भी, जो उसका सरफेस है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसका एक्सटीरियर पार्ट जो कि हमारी उसकी सरफेस होगी और इंटीरियर जो सरफेस के अंदर का पार्ट है, ठीक है, वो ही पूरा चेंज होगा वेपर स्टेट में। तो जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो हमारी किससे होगी, एक बिल्कुल डेप्थ से जाएगी, बॉटम से जाएगी लिक्विड के, और वो पूरी की पूरी आउटर सरफेस पर भी और इंटीरियर पार्ट पर भी अप्लाई होगी। इसी वजह से जो हीट एनर्जी है वो पूरे बल्क में लगती है लिक्विड के, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे लगती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमेनन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हीट एनर्जी लगती है वो पूरे बल्क ऑफ द लिक्विड पे लगती है और वो तभी बॉयल होना स्टार्ट होता है। अगर मैं शॉर्ट में सरफेस फिनोमेनन को डिस्क्राइब करूं, जो कि हमारी इवेपोरेशन प्रोसेस में होता है, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ वही पार्टिकल्स जो हमारे उसमें सरफेस के होते हैं वही एनर्जी को गेन करते हैं, और उसी की वजह से जो हमारी वो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत कम फ्रैक्शन होता है उन पार्टिकल सरफेस गेन करते हैं जितनी उनको एनर्जी की इनफ एनर्जी चाहिए होती है, और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत कम फ्रैक्शन के पार्टिकल्स जो होते हैं जो सरफेस गेन एनर्जी एक्वायर करते हैं और ब्रेक होकर उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे फ्री हो जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। मतलब बेसिकली जो सरफेस एनर्जी गेन हो रही है या जो सरफेस फिनोमेनन हो रहा है वो सिर्फ बेसिकली सरफेस पे ही हो रहा है, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेजेस में ये समझ सकते हैं कि वो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस पे ही लग रहा है, और वो अपनी सरफेस में ही लग के कन्वर्ट हो जाती है वेपर स्टेट में, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी ओवरकम हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ देयर सरफेसेस, ठीक है, और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। मतलब वाटर के लिए जो बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, वो 373 केल्विन रहेगा, जिसको हम बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 273 प्लस 100 इक्वल्स टू 373। बेसिकली अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 273 का प्लस कर देते हैं, और अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो 273.15 का ही प्लस करते हैं, लेकिन हम जो थियोरेटिकली करेंगे वो 273 का ही प्लस कर देते हैं, और वही हमारा 373 केल्विन बन जाएगा। अब इसके बाद आता है कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, उसकी तरह अब यहाँ पर एक और नया टर्म मिलता है हमको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये भी सेम जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को हमने डिफ़ाइन किया था इसी तरीके से डिफ़ाइन होगा। कैसे कि वो अमाउंट हीट एनर्जी की जो 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जितनी रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो अमाउंट एनर्जी की जो 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस अमाउंट ऑफ हीट की, वही हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के, जो हमारे वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं या 373 केल्विन पर होते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, अगर हम सेम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। सेम यहाँ पर भी ये होगा कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो हमारा नहीं दिखेगा, ठीक है। वो जो राइज होगा बिल्कुल जब अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा, जब लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी हमको देखने को मिलेगा कि हम जब शुरू में देखेंगे वो टेम्परेचर, वो जब तक हमारा वही दिखेगा थर्मोमीटर में, जब तक हमारा वो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है ना। और इसी का रीज़न भी यही है कि जो एनर्जी लगी हमारी, वो एनर्जी कहाँ गई, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने में वो सारी एनर्जी हमारी खर्च हो गई। इसके बाद हमारा जो आता है वो एक
ब्लॉक डायग्राम से इन्होंने कन्वर्जन बता दिया है कि जब हम सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में पहुँचेंगे, फर्दर जब हम इसको लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तब हम गैसियस स्टेट में पहुँचेंगे। अगर मैं इसकी रिवर्स प्रोसेस को अप्लाई करता हूँ तो गैसियस स्टेट को मैं अगर कूल करता हूँ तो हम लिक्विड स्टेट में पहुँचेंगे, और लिक्विड स्टेट को जब मैं कूल करता हूँ तो सॉलिड स्टेट में पहुँचेंगे। इसके बाद आता है सो वी इन्फीरियर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि स्टेट ऑफ मैटर जो होती हैं वो एक से दूसरे स्टेट में कब कैसे चेंज हो जाती हैं, उसके टेम्परेचर के चेंज होने पर। ठीक है, इसमें हमने यही पूरा डिटेल में डिस्कस किया। नाउ वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। अच्छा, यहाँ तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो सब्सटेंस हमारे आसपास के थे वो अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर रहे थे, सॉलिड से लिक्विड में, और फिर जब वो लिक्विड में चेंज हो रहा था तो गैसियस स्टेट में। किसके एप्लीकेशन की मदद से, किसकी हेल्प से, हीट की मदद से। लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो हमारे डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। या अगर हम बात करें जो गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होंगे बिना किसी लिक्विड स्टेट में जाए हुए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके फर्दर। इसके लिए हमको एक्टिविटी डिस्कस करनी होगी 1.13। उसमें हमें क्या करना है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। अब हमको क्या ले लेना है, कैम्फर ले लेना है या फिर अमोनियम क्लोराइड। कैम्फर हम बेसिकली नॉर्मली घर पे मिल जाता है, कपूर जिसे हम बोलते हैं, उसको लेना है और उसको क्रश कर लेना है, उसको तोड़ लेना है छोटे छोटे पीसेस में, और उसको हमें चाइना डिश में रख लेना है। चाइना डिश बेसिकली एक लेबोरेटरी का ही सामान है जो कि हमारा एक बाउल की तरह होता है। हम उसमें उसको पुट कर देंगे। पुट एन इन्वर्टेड फनल ऑन द चाइना डिश। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, हम फनल को उल्टा करके रख देंगे चाइना डिश के ऊपर। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। अब जो फनल होगी हमारी, उसकी जो स्टेम, मतलब आप देख सकते हैं डायग्राम में जो फनल है उस पर हम कॉटन प्लग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम हीट करना चालू करेंगे धीरे धीरे, और अब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आएंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू इन्फियर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, कि हमको इस एक्टिविटी से क्या जानने को मिलता है। तो डिस्कस करते हैं। सो इस एक्टिविटी में गाइस हमने ये ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमने लूज़ कॉटन का क्यों यूज़ किया। ठीक है, तो उसमें हमने ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर हम उसको ऊपर से खुला छोड़ देंगे तो जो एमोनियम क्लोराइड होगा या फिर हमारा कैम्फर जो भी हम लेंगे एक चीज़, उसके जो वेपर्स होंगे उनके बाहर निकलने के, एटमॉस्फेयर में निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। निकलने के चांसेस क्या, निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, इसलिए हम उसमें वहाँ पर कॉटन को अप्लाई कर देते हैं कि जब हमने चाइना डिश को हीट करना स्टार्ट किया बर्नर की हेल्प से, तो हीटिंग करने पर जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा वाइट वेपर्स में। ठीक है, तो ये जो वेपर्स होंगी वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाने लगेंगी फनल के ऊपर। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड एमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, जब ये, क्योंकि जो इसकी इनर वॉल होगी फनल की, जो इनर वॉल होगी ये कोल्ड होगी, सिर्फ चाइना डिश ही तो गर्म होगी, लेकिन जो इनर वॉल होगी वो हमारी ठंडी होगी। इस वजह से जब वो उसके कांटेक्ट में आएगी, हमारी अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर्स हैं वो हमारी इनर वॉल के कांटेक्ट में आएंगी फनल के, तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब सॉलिड एमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो एमोनियम क्लोराइड होगा वो हमको इनर वॉल पर मिल जाएगा, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे इनर साइड से फनल की, किस फॉर्म में, सब्लिमेट फॉर्म में। ठीक है, और फिर हम उसको रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारा अमोनियम था वो बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए हमको डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में मिल गया। सेम ऐसी प्रोसेस हम किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे कैम्फर लेते हैं तब भी यही प्रोसेस होगी, या फिर अगर मैं अलग एग्जांपल बताता हूँ तो हमारा आयोडीन हो गया, है ना, एंथ्रासीन हो गया, ये सब क्या है, ये सारे सब्लिमेशन प्रोसेस को ही शो करते हैं। तो बेसिकली अब जो मैं प्रोसेस की बात करूँ तो वो क्या निकल के आई, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो बेसिकली जो हमारी यहाँ पर एक टर्म आई सब्लिमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो ये थी कि जब कोई स्टेट हमारी डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होगी या फिर जो गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज होगी बिना किसी लिक्विड स्टेट में जाए हुए, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन।
ओके, सो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं सब्लिमेशन प्रोसेस के और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करूं तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल है नेपथलीन बॉल्स। नॉर्मली हर किसी के घर में मिल जाती है, क्योंकि हम गर्म कपड़ों के बीच में, जिसमें उसमें कीड़े घुन ना लगें, इसलिए हम उनको रज़ाइयों के बीच में रख देते हैं। तो हम देखते हैं उसमें, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने नेपथलीन की पूरी बॉल रखी होती है, लेकिन जब हम 6 महीने बाद या फिर 7 महीने बाद या 5 महीने बाद जब भी हम उसको देखते हैं, जब हमें निकालने होते हैं वो कपड़े, तब देखा होगा कि आपने वो बॉल्स बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं। मतलब वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं गैसियस स्टेट में, वेपर्स में उड़ जाती हैं, और साथ ही बिना, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि वो किसी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जा रही हैं, ठीक है। वो बिल्कुल हमारी जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन प्रोसेस का। सो गाइस मेरे को उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही चीज़ें, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि इस मैटर चेंजेस स्टेट्स, उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर स्टेट को चेंज करते भी हैं तो 2 वेरिएशन पे करते हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि इफ़ेक्ट क्या होता है अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा प्रेशर चेंज हो जाता है तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके एक एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप वहाँ पूछ सकते हो। और जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, मैंने उनके लिए फेसबुक का भी ऑप्शन रखा है, आप वहाँ पर जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन प्लीज़ वही मेरी रिक्वेस्ट है पुरानी कि अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए प्लीज़। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू गाइज़, टेक केयर।